हेलो यूपीएससी स्टूडेंट, मैं दिलीप सरोसे, आप सभी को मेरा नमस्ते। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया शासन अधिनियम जिसका नाम है 1919 से लेकर 1921 में 2 साल में लागू किया हुआ भारत शासन अधिनियम। हमने अभी तक इससे पहले 3 जो नियम देखे वो परिषद नियम के लिए था, लेकिन इस समय 1919 में यानी 1909 के बाद 10 साल के बाद जिस कानून को लाना पड़ा, जिस सुधार को लाना पड़ा, उसका नाम रखा गया भारत शासन अधिनियम। क्योंकि इसमें शासन किस तरह से चलाया जाए, शासन किस तरह से किया जाए, इसके बारे में विस्तृततापूर्वक जानकारी प्राप्त हासिल होती है। तो देखिए, 1919 में बनाया हुआ भारत शासन अधिनियम, इस समय मॉन्टेस्क्यू जो राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो वाइसरॉय थे। मॉन्टेस्क्यू राज्य सचिव और वाइसरॉय चेम्सफोर्ड थे। इन दोनों को मिला के ये भारतीय राज्य शासन अधिनियम 1919 में बनाया गया, लेकिन लगभग 2 साल के बाद यानी 1921 को इसे प्रत्यक्ष तौर पर कार्यरत करवाया गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कि इसमें 1919 के शासन अधिनियम में कितने पॉइंट थे। ये सबसे पहली बात ख्याल रखिएगा, इसमें लगभग 10 पॉइंट थे और शासन अधिनियम में जो मॉन्टेस्क्यू एवं चेम्सफोर्ड के अंडर लीडरशिप में बना था, उसके बारे में हम अभी विस्तार पूर्वक सोचते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जरा ख्याल से सुनिएगा। सबसे पहले इस शासन अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद के कार्यों में बंटवारा करवा दिया। केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी ब्रिटिश व्याप्त भारतीय जगत पे जिस प्रकार से नियम बनाने का अधिकार था एवं कुछ सब्जेक्ट थे, उस विषयों के ऊपर नियम बनाने का अधिकार था, उसमें ही बंटवारा करवा दिया गया। और केंद्रीय परिषद विभाग के अंतर्गत आने वाले विषयों के सब्जेक्ट तथा प्रांतीय विभाग के अंतर्गत आने वाले विषयों की सूचियां, इसका 2 भागों में पूरी मात्रा में बंटवारा हो चुका। अब देखिए, जैसा कि 1947 के बाद भारत स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से हमारे पास केंद्रीय सूचियों के अलग सब्जेक्ट है, राज्य सूचियों के अलग सब्जेक्ट है और समवर्ती सूचियों के अलग सब्जेक्ट है, इन सभी बातों की शुरुआत प्रत्यक्ष तौर पर 1919 में हो चुकी थी, जिसके बाद जिसका कार्य, जिसका विषय हम इस एपिसोड में देख रहे हैं कि केंद्रीय परिषद के विषय की केंद्रीय परिषद को ब्रिटिश व्याप्त भारत प्रदेश में जिस विषयों पे विधायिका बनानी थी, कार्य करना था एवं संचालन करना था, उसकी सूची पूरी मात्रा में अलग से हो चुकी है। उसके बाद ब्रिटिश व्याप्त भारत में जितने भी प्रांत है, उन प्रांत के कुछ विषयों की सूचियां जिसके ऊपर प्रांतीय परिषदों को कार्य करना था,
उसका भी पूरी तरह से यहाँ पे बंटवारा होते हुए नजर आ रहा है। एक पहली बात। दूसरी बात, प्रांतीय विभागों में गवर्नर की ओर से की जाने वाला शासन, इसको भी दो भागों में बंटवारा करवा दिया गया। दो भागों में विस्तारित कर दिया और उस प्रांतीय गवर्नर को जैसा कि हस्तांतरित एवं आरक्षित इन दो विषयों के अंतर्गत आने वाली स्थितियों में प्रत्यक्ष तौर पर काम करना था। तो पहली बात देखते हैं हम प्रांतीय गवर्नर के कार्यों में कुछ सूचियों, कुछ विषयों के ऊपर कुछ विषय हस्तांतरित के कैटेगरी में रखे गए और कुछ विषय आरक्षित के कैटेगरी में रखे गए। और इन दोनों के ऊपर प्रांतीय गवर्नर को ही शासन करना था, लेकिन उन दोनों की पद्धतियां अलग अलग मात्रा में थी, अलग अलग स्थितियों में थी। इस नियम को ख्याल में रखिएगा। जैसा कि हस्तांतरित विषय पर गवर्नर उन मंत्रियों के द्वारा प्रशासन शासन करता था, विनियम बनाता था, जो मंत्री प्रत्यक्ष तौर पर विधान परिषद के सदस्यों को या विधान परिषद को जवाबदार थे। आरक्षित हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों के द्वारा शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति पूर्णता तरह से उत्तरदायी थे। एक कॉलम ख्याल में आ गया आपके। और दूसरा कॉलम रहा अपना आरक्षित जो विषय थे प्रांतों में गवर्नर की ओर, वो गवर्नर आरक्षित विषयों के प्रति कार्यपालिका की ओर से इस विषय में शासन करते थे। वो कार्यपालिका के सदस्य विधान परिषद के सदस्य को किसी मात्रा में जवाबदेही नहीं थे। ये दो बातें गवर्नर की ओर से प्रांत में किए जाने वाले आरक्षित हस्तांतरित विषयों पर किन किन तरह से कार्य किया जाता था, इसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन ये द्विशासकीय पद्धति ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और कुछ ही समय में इसे समाप्त करवा दिया गया। प्रांतीय द्विविधा शासन प्रणाली आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के ऊपर कार्यपालिका और वो मंत्रियों जो परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, उनकी प्रति बात थी। तीसरी बात देखिए, यहाँ पे इस अधिनियम ने द्विसदनीय व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा शुरू करवा दी गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम ने द्विसदनीय निर्वाचन व्यवस्था प्रत्यक्ष तौर पर शुरू करवा दी गई तथा भारतीय विधान परिषद की जगह द्विसदनीय सदन के नामों की घोषणा करवा दी गई, जिसकी शुरुआत हुई राज्यसभा एवं लोकसभा। जैसा कि आज हम देखते हैं, आजादी प्राप्त करने के बाद भारत में
संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत द्विसदनीय व्यवस्था लागू करवा दी गई, जैसा कि प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए उम्मीदवारों को लोकसभा में भिजवा दिया जाता एवं राज्य विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अप्रत्यक्ष तौर पर हम कुछ जगहों के लिए राज्यसभा में सदस्यों को भिजवाया जाता, जिसकी शुरुआत जो आज चल रहा है उसकी शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 में हुई थी, जिसका कार्यकाल प्रारंभ हुआ था 1921 से। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका अहम नियम था द्विसदनीय निर्वाचन तौर पर प्रत्यक्ष शासन प्रणाली। इसके बाद हम देखते हैं इसके अनुसार वायसराय के कार्यकारी परिषद में, इसके अनुसार केंद्रीय विधान परिषद वायसराय के परिषद में 3 भारतीय सदस्यों को लेना अनिवार्य हो गया था। वायसराय के परिषद में 3 भारतीय सदस्यों को लेना अनिवार्य हो गया था। अब इसके बाद देखते हैं इसी भारतीय शासन अधिनियम ने हमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रत्यक्ष तौर पर शुरुआत करती हुई दिखाई देती है। 1919 भारत शासन अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत प्रत्यक्ष तौर पर करवाई देती है। अब सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में यदि सोचा जाए तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र इलस्ट्रेट करके बताता हूं। ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र में जिस संप्रदाय का उम्मीदवार को उम्मीदवारी दी जाती थी, उसी संप्रदाय के वोटरों को उस उम्मीदवार को वोटिंग करने का अधिकार था। तो यही सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्यक्ष तौर पर शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919-21 के समय करवा दी गई, जिसके तहत कौन कौन से संप्रदाय को इसका अधिकार दिलाया गया, जैसा कि उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, सिखों, इनके लिए विस्तार करवा दिया गया। ये बात ख्याल में रखिएगा। और इसके बाद में देखते हैं इसी समय हमें 1919 के भारतीय शासन अधिनियम ने हमें प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन के लिए मतदान करने का अधिकार दिया, जिसके कुछ मानक थे। उस मानक के आधार पर हमें प्रत्यक्ष तौर पर मतदान देने का अधिकार दिया गया है। इसके मानक थे संपत्ति के ऊपर कुछ प्रमाण में सरकार को कर अदा करना, संपत्ति के ऊपर कुछ प्रमाण में संपत्ति को कर अदा करना। दूसरे अधिकार का मानक था शिक्षा। दूसरे अधिकार मानक क्या था? शिक्षा। संपत्ति, शिक्षा के आधार पर एवं करों के आधार पर हमें कुछ क्षेत्र, कुछ मर्यादाओं तक मानव को प्रत्यक्ष तौर पर मतदान करने का अधिकार दिया गया था। इस सबसे विशेष बात भारत शासन अधिनियम 1919 की थी। इसके बाद हम देखते हैं जैसा कि
हमने आपसे कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट सदस्य को ही भारत ब्रिटिश व्याप्त भारत प्रदेशों का प्रांतों का कारभार प्रत्यक्ष तौर पर देखने के लिए राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था। वो राज्य सचिव का कार्य का व्याप को देखते हुए इस अधिनियम में ब्रिटेन में उच्चायुक्त कार्यालय का प्रारंभ करवा दिया गया, जो उच्चायुक्त कार्यालय में राज्य सचिव के कुछ कार्यों का भाग सौंपा दिया गया। ये भी अनेक राज्य सचिव के कार्यों के विषय के संदर्भ में भागों का बंटवारा भी करवा दिया गया, जो कुछ कार्य राज्य सचिव के पास रहे और कुछ कार्य लोकायुक्त के पास चले गए, उच्चायुक्त के पास चले गए। ब्रिटेन में उच्चायुक्त का कार्यालय प्रारंभ हुआ, उनके पास चले गए। ये था इसका सबसे बड़ा परिणाम। इसके बाद हम देखते हैं इसी ने ही 1919 के बनाए हुए भारत शासन अधिनियम ने ही 1921 के बाद 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन का कार्य किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन का कार्य किया, प्रांतीय लोक सेवा आयोग गठन का कार्य किया, जिसकी प्रत्यक्ष तौर पर शुरुआत 1926 में सिविल सेवाएं प्रतियोगिता आरंभ करवा दी गई और केंद्रीय आयोग के गठन के कार्य की शुरुआत इसी अधिनियम ने की। ये था। इसके बाद में विशेष तौर पर और एक बात और आती है, इस शासन अधिनियम ने केंद्रीय सरकार की बजट, उसकी मात्रा, उसकी व्यवस्थाएं, उसकी स्थितियां एवं परामर्श केंद्रीय बजट की सभी स्थितियों के लिए केंद्र सरकार को खुद का बजट करने के लिए अधिकार दिलाए गए। भारत शासन अधिनियम 1919 प्रत्यक्ष तौर पर शुरुआत और केंद्रीय बजट की अलग अवधारणाएं तथा प्रांत के गवर्नर को भी अपने प्रांत में किस तरह से बजट पेश किया जाए, किस विषय पे बजट पेश किया जाए, इनके परिषद के अनुसार उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता दिलाई गई थी। इसका मतलब ये मान लीजिएगा कि प्रांतीय बजटों का विवरण प्रांत के गवर्नर के पास एवं केंद्रीय बजट का विवरण केंद्रीय वायसराय के पास। ये दोनों बातों का भी हमसे बंटवारा हो चुका है। और इसके बाद पॉइंट नंबर 10 देखते हैं, जो आखिरी है, एक वैधानिक आयोग का गठन। ब्रिटिश व्याप्त भारत कॉलोनीज में केंद्रीय स्थिति हो या प्रांतीय स्थिति हो, किस तरह से वैधानिक तौर पर कार्य किया जा रहा है, उनकी शक्तियां किस तरह से वापरी जा रहे हैं, एवं लोक कल्याण, जनसंख्या, लोक संख्या, शासकीय नियम, शासकीय अधिनियम, सभी तौर के कार्य की जा रही स्थितियों के लिए उनकी जायजा लेने के लिए एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया था, जिसको 10 साल की स्थितियों की परामर्श करके रिपोर्ट दर्ज करना थी। आपने देख लिया डियर स्टूडेंट, ये अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 जो
केवल और केवल मात्र किस तरह से शासन में सुधार किया जाए, किस तरह से शासन किया जाए और किस तरह से की हुई स्थितियों का जायजा लेने के वैधानिक आयोग का गठन के द्वारा शासन को, सरकार को, राजा को इसकी सभी चीजें मालूम हो, इस तरह से कार्य किया जाता था। तो मैं जानता हूं आज का भारत शासन अधिनियम 1919 जिसमें बहुत सारी बातें शासकीय तौर पर दी गई है, आपको ख्याल में आई होगी। यद्यपि आपको ये स्वच्छ लगा हो, सही लगा हो, तो कृपया कृपया मैं और एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कल के एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।